नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक नए सेट में आज जो बिहार दरोगा का जो प्री का जो एग्ज़ाम होने वैकेंसी आने वाली है और उसका प्री जो एग्ज़ाम होगा उसका हम आज यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ है 22 नंबर आज देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न है। और यह जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के द्वारा तैयार किया गया है। और इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न का संग्रह किया गया है जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें भी जीके जीएस और करंट अफेयर आते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज इस सेट का हम पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण कौन सा सही है। तो जो पूर्वी घाट है उसमें जो पहाड़ियों का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। पहले सबसे उत्तर में जवारी की पहाड़ी है, उसके बाद सेवराई की पहाड़ी है, उसके बाद पंचमलाई की पहाड़ी है और सबसे दक्षिण में सिरुमलाई। पूर्वी घाट में सबसे दक्षिण में जो है सिरुमलाई की पहाड़ी स्थित है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर हम लोग का कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। सही क्रम में सजाना है। तो पहला यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था इसका जो हुआ था यह जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ये 1930 को हुआ था। और गांधी इरविन जो समझौता है यह मार्च 1931 को हुआ था। मार्च 1931 यानी 4 मार्च 1931 को हुआ था ये। और प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है यह 12 नवंबर 1930 को हुआ था। यह नवंबर 1930 को ये हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और जो बटलर आयोग है इसका जो गठन है वह 1927 में किया गया था। इसका जो गठन है 1927 में किया गया था बटलर आयोग का। और यह लॉर्ड इरविंग के समय में बटलर आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था बटलर आयोग का कि देसी जो राज्य थे भारत में और अंग्रेजी जो सरकार थी उसके बीच संबंध को बेहतर बनाना इस बटलर आयोग का काम था। और जो पूना पैक्ट हुआ था यह सितंबर 1932 में हुआ था। यह 1932 में हुआ था, सितंबर 1932 में। तो इसमें हम क्रम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 1927 में आएगा बटलर आयोग। बटलर आयोग पहले आएगा, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले बटलर आयोग होगा, उसके बाद यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा जो कि अप्रैल 1930 में हुआ है। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन होगा जो कि नवंबर 1930 में। उसके बाद यहाँ पे गांधी इरविन समझौता होगा जो कि 4 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। और उसके बाद सबसे अंत में पूना पैक्ट हुआ जो कि सितंबर 1932 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। तो जो सत्र का जो शुभारंभ होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा, शुभारंभ के बाद राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको दोनों सदनों के द्वारा कितने समय में पारित किया जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, तो सबसे पहले जो प्रांतीय जो विषय हैं, जो प्रांतों में जो द्वैध शासन था वह भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत ही लगाया गया था। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है और इसका भी आंसर वही होगा। भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत यह द्वैध शासन लगाया गया और उसमें 2 उपवर्गों में आरक्षित और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। जो त्रिपुरा में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह 1939 में हुआ था त्रिपुरी में जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसमें चुनाव को लेकर मतदान हो गया, इसमें अध्यक्ष पद को लेकर मतदान हो गया जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने जीता
अध्यक्षता की और कुछ समय के बाद ही उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और जो बचे कार्यकाल के लिए जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है और जिबूती, यानी इनमें से सभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित है। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे? तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता थे पहले, इनका नाम है श्याम नंदन मिश्रा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम नंदन मिश्रा। वहीं हम लोग लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सबसे पहले रामसुभग सिंह थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम। तो इसका हम लोग देखते हैं इधर ऑप्शन। इसका यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में जो शासन किया उन्होंने संगम वंश ने किया, और उसके बाद संगम वंश, उसके बाद सुलू वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद अरविडू वंश। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको याद रखिएगा। अगला है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो जो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना ही कोई भी जो विधेयक है वह कर लगा सकता है और विधायिका में नहीं रखा जा सकता, इसका जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में यह बात कहा गया। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा के समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कर्जन थे, और लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो बने, लॉर्ड मिंटो प्रथम बने, और उन्हीं के शासनकाल में यहाँ पे जो आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है इंटरनेट जो क्रांति है इसका जनक के रूप में किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, वहीं सबसे कम वर्षा शीत ऋतु में जो उत्तर पश्चिम जो मानसून होता है इससे सबसे कम वर्षा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया था? तहजीबुल अखलाक, इसका हो जाएगा यहाँ पे सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह पत्रिका शुरू की गई थी उर्दू भाषा में। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाफलॉन्ग झील किस राज्य में अवस्थित है? तो जो हाफलॉन्ग जो झील है यह भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कास्ट कोयला यानी वुड चारकोल बनाने में लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी को कैसे जलाते हैं? तो लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है। तो जो सिल्वर धातु है यह कैसे किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्क विधि के द्वारा सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी जो दिवस है यह प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो जो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला जो यंत्र है यह नेफ्रोस्कोप कहलाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक्स किरणें नहीं दर्शाएगी पर
प्रक्रिया। तो एक्स किरणें जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, यह कौन सी प्रक्रिया नहीं दर्शाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह विवर्तन नहीं दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो जो परवाज जो मार्केट लिंकेज जो योजना है, यह भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परवाज मार्केट लिंकेज योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए या स्टार्टअप खोलने के लिए पहली शाखा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में इसका शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेगल जो शब्द है, इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जो बेगल शब्द का जो प्रयोग है, यह टेनिस खेल में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? जो युद्धाभ्यास है, यह भारत और अमेरिका यूएसए के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? तो जो साबिन जो पुरस्कार है, यह उभयचरों के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड ड्रग पार्क की जो आधारशिला है, यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जो लेजर है, यह एक दिशीय दिशा में यह चलती है और इससे उद्दीपित विकिरण स्टिमुलेटेड रेडिएशन उत्पन्न किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो नेशनल जो मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में बनाया जा रहा है। अगला है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो जो यंग यूरोप है, इसकी जो स्थापना है, यह मेजनी के द्वारा की गई थी। मेजनी के द्वारा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जो भारत है, यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है यूके को पीछे छोड़कर। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो जो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जो है भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? जो राखल जो लीला है, वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो है, यह तो अमेरिका का टेलीस्कोप है और इसने बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें खींची है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला है, हरमट्टन पौने किस मरुस्थल से चलती है? तो जो हरमट्टन पौने है, इसे डॉक्टर पौन के नाम से भी जानते हैं और यह सहारा के मरुस्थल में चलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। तो बरसात के दिनों में भूमि जो है फिसलनदार की हो जाती है, तो इसका कारण है नील हरित शैवाल के कारण। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नील हरित शैवाल के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो जो जल दूत जो ऐप है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, भारत के अगले यानी 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी नियुक्त किए गए हैं, आर वेंकट रमनी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, गंगा की निम्न में से कौन सी शाखा नदियाँ दाएं तट पर आकर मिलती है? तो कौन सी जो गंगा की सहायक नदी है जो दाएं तट से, यानी ये गंगा है और इसका ये जो है बाएं तट है और ये जो है दाएं तट है, तो दाएं तट से यमुना नदी आकर मिलती है, यमुना नदी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। तो जो एक्वारेजिया है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मिश्रण है, HCl और HNO3 का मिश्रण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वर्ग क्या है?
तो इसका जो आदर्श वाक्य है वह एकता और अनुशासन है। वहीं शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, ये जो है आईटीबीपी फोर्स का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है फतेह सागर झील किस राज्य में है? तो जो फतेह सागर जो झील है यह राजस्थान राज्य में है, यह राजस्थान राज्य में है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितना प्रश्न इसमें सही किया है। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु और हीगेल। अरस्तु और हीगेल जो ऐसे विचारक थे जिन्होंने महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। अगला प्रश्न है वृद्धि वलय ग्रोथ रिंग किसकी क्रिया से बनते हैं? तो जो वृद्धि वलय है वह कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो कंप्यूटर के कुल 5 पीढ़ियां हैं। प्रथम पीढ़ी में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, तीसरा पीढ़ी में एकीकृत परिपथ था, चौथा पीढ़ी में VLR, चौथा पीढ़ी में VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवा पीढ़ी में जो कि वर्तमान में चल रहा है उसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर है। इसको याद रखिए। इस प्रकार ट्रांजिस्टर जो है यह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो जो कृषि भूमि है इसको छोड़कर जो अन्य संपत्ति पर जो संपदा कर लगाया जाता है यह संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा निर्भर करती है। तो जो यहाँ पे जो सरल आवर्त गति करते हुए जो कण की कुल ऊर्जा होती है यह आयाम पर और आवर्तकाल इन दोनों पर निर्भर करती है, वहीं विस्थापन पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका हम लोग ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। इसका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर यानी वैट वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू किया गया था? तो यह सर्वप्रथम 2005 में लागू किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो कि इससे पहले जो कैबिनेट था उसमें बनाया गया था और यह रेणु देवी थी। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वन एक्स्ट्रा रिवॉल्यूशन किसने लिखा है? तो जो पुस्तक है वन एक्स्ट्रा रिवॉल्यूशन है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है मासानोबु फुकुआको ने लिखा है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने मराठा जो पत्रिका थी उनका जो प्रकाशन है वह अंग्रेजी भाषा में किया, और वहीं जो केसरी इनकी एक पत्रिका थी, जो केसरी इनका जो प्रकाशन है इन्होंने मराठी भाषा में किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो यह जो है अंतिम पंघाल बनी है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अंतिम पंघाल। अगला प्रश्न है मनुष्य में जैकोब्सन के अंग का क्या तात्पर्य है? जो मनुष्य में जैकोब्सन के अंग है इसका जो तात्पर्य है यह एक अवशेषी अंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जिसे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बम्बई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो ONGC की तो सबसे पहले स्थापना की गई 1972 में इसकी स्थापना की गई, और 1974 से इसने बम्बई हाई में तेल उत्पादन का कार्य शुरू किया। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति जो है किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसको CSIR संस्था के द्वारा जारी किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसके जो स्थापना है 1948 में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यह प्रधानमंत्री होते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर ने एक जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी, और वहीं अब्दुल समद को इन्होंने सीरी कलम की उपाधि दी थी। सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी थी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की जो मुद्रा है यह क्यात है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी क्यात। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। तो किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है। तो जो भारत के आइसमैन है यह चुआंग नॉरफेल को कहा जाता है, चुआंग नॉरफेल को। वहीं राजेंद्र सिंह को भारत का जो है वाटरमैन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल है यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना 1880 में की गई थी और इस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे यह लॉर्ड लिटन थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि। तो वायरस को सजीव किस लिए कहा जाता है, तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो वायरस है उसको सजीव क्यों कहा जाता है, तो इसका जो मेन रीज़न है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे ये संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, इसीलिए वायरस को सजीव माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है यह बिक्री कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बिक्री कर, जीएसटी ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। वहीं निगम कर और उपहार कर ये जो हैं प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो जो सार्वजनिक समाज की जो स्थापना है इसकी स्थापना पूना में यहाँ पे महादेव गोविंद रानडे के द्वारा 1867 में की गई थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं जो जीन इन रक्त समूहों की आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं, इन्हें IA, IB और IO कहा जाता है। तो निम्न में से किस जीन संयोजक में रक्त समूह ए निर्मित होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, IA या IAI, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था। तो जो यह शिकायत है यह काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उस समय न्यायाधीश के पद पर मुगीसुद्दीन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो कौन सा जो भूकंपीय तरंग है यह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भूकंपीय तरंग एस तरंगे हैं यह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो जो इसरो है चंद्रयान 3 का जो लॉन्च है यह 2023 में किया है और यह डेट याद रखिएगा 14 जुलाई को इसने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है। तो जो रेडियो सक्रिय तत्व है उनका जो अंतिम उत्पाद है वह PB यानी सीसा है, इनका अंतिम उत्पाद सीसा है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वेदांग नहीं है। तो वेदांग की जो बात करें तो वेदांग हमारे जो इतिहास है उसमें 6 प्रकार के वेदांग है, जिसका हम एक ट्रिक है उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ब्याज्यो निशी कच्छ, ये 6 प्रकार के जो वेदांग है इसमें पहला है व्याकरण और दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है निरुक्त, चौथा है शिक्षा, 5वां है कल्प, 6ठा है छंद, इसको याद रखिएगा। और जो यहाँ पे जो व्याकरण है इसे वेद रूपी शरीर का मुख माना गया है और जो ज्योतिष है इसे वेद रूपी शरीर का आँख माना गया है और जो यहाँ पे जो वेद निरुक्त है इसे वेद रूपी शरीर का नाक और कान कहा गया है निरुक्त को, और जो शिक्षा है इसे वेद रूपी शरीर का मस्तिष्क कहा गया है और जो कल्प है इसको वेद रूपी शरीर का
हाथ कहा गया है और जो यहाँ पे छंद है इसे वेद रूपी शरीर का पैर कहा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार इसमें हम लोग देखेंगे तो जो इसमें शिक्षा तो शामिल है ही, कल्प शामिल है ही और निरुक्त है, और इसमें ज्ञान जो है यह शामिल इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यकृत द्वारा बनाया गया पित्ताशय में किसके द्वारा पहुँचता है? तो यह जो पित्ताशय में पहुँचता है यह सिस्टिक डक्ट के द्वारा, यकृत से जो पित्त का निर्माण होता है वह गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो उपबंध है इनका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 148 है। अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा की गई है और जो यह 148 अनुच्छेद है यह भाग 5 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो जो रबर और सिनकोना है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आर्यों की मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? किसका यह मत था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती का यह मत था कि जो आर्यों का जो मूल निवास है वह तिब्बत था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि पेन्नार परियोजना किस नदी पर है? तो जो पेन्नार परियोजना है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में वृद्धि संसदीय कानून के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है और फिर ये मैथ का है और ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है 85 नंबर, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो जो अप्रैल थीसिस है इसे लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत में जो शहरी जनसंख्या है वह कुल जनसंख्या का 31.2% है। वहीं जो ग्रामीण प्रतिशत है कुल जनसंख्या का वह 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है भारत में, और शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.2% है। अगला प्रश्न यहाँ पे है किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो जो मोक्ष है वह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म में यह कहा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का दिया गया है कि अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं यानी कौन सा कथन गलत है? यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जो कि बिल्कुल सही है। मंत्रियों को कोई भी विशेष अधिकार नहीं था, जो कि ये भी सही है। तीसरा है मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। चौथा है मंत्री का पद जो था अनुवांशिक था, जो कि ये बिल्कुल गलत है। यह जो है मंत्री का जो पद था यह अनुवांशिक नहीं था, यह किसे भी बनाया जा सकता था। तो इस प्रकार इसका जो गलत कथन का चुनाव करना है तो इसका केवल 4 जो है यह गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि हिमालयी पर्वत के निर्माण से संबंधित जो भूसन्नति सिद्धांत है यह किसने दिया है? तो जो हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित जो भूसन्नति जो सिद्धांत है यह कोबर के द्वारा दिया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? बंगाल में, यही एक की पॉइंट है इसमें कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को जाना जाता है। वहीं हम अगर भारत में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में बात करें तो इस संदर्भ में इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। लेकिन जो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जो जनक हैं उन्हें अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्य कितना होता है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो यह होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि
प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? तो इसमें बोरवेल थे, क्लेवरिंग थे और मॉनसन थे। वहीं हम बेंसीटॉट की बात करें तो ये एक वारेन हेस्टिंग के बाद ये गवर्नर जनरल बने थे। इसका जो शासनकाल था वह 1767 से लेकर 1769 के बीच इनका शासनकाल था। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो जो भारतीय संसद है इसकी जो औपचारिक स्थापना है वह 31 मई 1952 को की गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से किस घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है? तो जो देवताओं की घाटी है यह किसे कहा जाता है? तो यह यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कुल्लू घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है। वहीं हम कांगड़ा घाटी की बात करें तो कांगड़ा घाटी में ही धर्मशाला स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग था जिसका नाम था इन मेमोरियम, यह जोसेफ नोएल पैटर्न के द्वारा तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो जो राजमन्नार समिति है इसका गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा केंद्र और राज्य के संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1970 में किया गया था। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या इससे से कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी कब दिया गया था? तो इसको फांसी 12 जनवरी 1934 को दिया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई है? तो जो अमोघ वर्ष हैं यह राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे और इन्होंने कवि राजमार्ग की जो रचना है यह कन्नड़ भाषा में इन्होंने की है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नड़ भाषा में इन्होंने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो जो केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र है यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इस प्रकार आज का सेट हम लोगों ने देखा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए